बार बार चेकिंग करना पड़े, ऐसा किस बीमारी में होता है, क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। एक पेशेंट के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि होता क्या है इस बीमारी में। एक पेशेंट थे, लगभग उनकी उम्र लगभग 32 साल थी, 32 ईयर्स के थे, और ये तकलीफ़ उनको 6-7 साल से चल रही थी। तो उनकी हिस्ट्री इस तरीके से थी कि शुरुआत में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जब वो लगभग 26 साल के थे, तो जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो उनके मन में एक डर आता था कि वो कहीं घर का दरवाज़ा जो है, ताला जो है, ठीक से लगाना भूल तो नहीं गए हैं। ऐसा मन में थॉट आता था, तो जाके 1-2 बार चेक कर लेते थे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ टाइम बाद दिक्कत बढ़ने लगी। अब कुछ टाइम बाद होता क्या था कि जब दरवाजे पे ताला लगाते थे तो ताला लगाने के बाद वहीं खड़े खड़े उसको कई बार 2-3 बार चेक करते थे। फिर भी उनका मन नहीं मानता था, तो कई बार उस ताले को खींच खींच के देखते थे कि ताला लगा तो है, कि खराब तो नहीं लगा है। ऐसा करने के बाद भी जब वो उतर के सीढ़ियों से उतर के गाड़ी में जाते थे, गाड़ी स्टार्ट करते थे, तो मन में फिर से डाउट आ जाता था कि ताला लगाया था या नहीं लगाया था, और फिर से उनको वापस जाके चेक करना पड़ता था। अब अच्छी बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो गाड़ी में बैठे हैं और उनके मन में डाउट आ रहा है कि ताला ठीक से लगा है या नहीं लगा है, उनके दिमाग का एक हिस्सा को पूरी तरीके से अच्छे से याद आ रहा है कि ताला लगाया था। एक हिस्सा उनको बता रहा है कि ताला लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा उस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है। दूसरे हिस्से को लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, कोई चोर घुस जाएगा तो क्या होगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा, और दूसरे हिस्से को वापस आके चेक करना पड़ता था। कुछ टाइम बाद सिम्टम्स और बढ़े। घर से शुरुआत हुई थी। कुछ टाइम बाद इस टाइप की चीज़ें रात को उनको परेशान करने लगी। रात में सोने के टाइम पे उनको लगता था कहीं गैस तो नहीं खुली छूट गई है। रात में कई बार उठ के जाके गैस चेक करते थे। वैसे ही 1-2 बार चेक करके मन नहीं मानता था, बार बार चेक करना पड़ता था। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उनकी एक शॉप थी, दुकान पे जाते थे। दुकान जब बंद करने का टाइम आता था, जब शटर लगाते थे, तो शटर लगाने में भी उनको डाउट होने लगा कि ठीक से शटर लगा कि नहीं लगा। मन में डर आता था कि अगर शटर नहीं लगा हुआ होगा, रात में चोरी होगी तो क्या होगा। बार बार शटर को चेक करते थे। धीरे धीरे सिम्टम्स और बढ़े, और फिर नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि उनका अपने खुद के ऊपर से तो विश्वास पूरा ही हट गया। अब जब ये रात में शटर लगा के निकलते थे अपने शॉप से, तो पहले अपने फादर से बोलते थे कि आप चेक करिए कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फादर से चेक कराना शुरू कर दिया, और कुछ टाइम बाद उनको इतना सिम्टम्स बढ़ने लगे कि वो खुद से उन्होंने ताला लगाना बंद ही कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं ताला लगाऊंगा तो मेरे मन में ये बात चलती रहेगी। तो उन्होंने अपने फादर से बोलना शुरू कर दिया कि हम जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आप ताला लगाइए। तो फादर को भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है, बट फादर को लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने बात मान ली। तो फादर ने ताला लगाना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आया, फादर जब ताला लगाते थे तो ये पेशेंट फादर से भी बोलते थे कि आप भी उसको 2 बार चेक करिए, आप भी उसको खींच खींच के चेक करिए, तब जाके उनका मन मानता था। बाद में सिम्टम्स और इंक्रीज हुए, और ये जो पर्सन थे, ये जब कुछ मेल लिखते थे, मान लीजिए किसी को मेल लिख दिया या किसी को मैसेज लिख दिया, तो इनके मन में डर आता था कि कहीं मैसेज में कुछ गलत तो टाइप नहीं कर दिया मैंने, कोई गलत बात तो लिख के नहीं भेज दी। या फिर जब इनको मेल आता था, जब उसको पढ़ना होता था, तो एक बार पढ़ के उनका मन मानता ही नहीं था। उनको लगता था कुछ मिस ना हो गया हो, उसको बार बार पढ़ते थे। मेल भेजने से पहले 4-4 बार चेक करना पड़ता था कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं चला जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सब करते हुए इनको ये बात समझ आ रही थी कि सबकी ज़रूरत नहीं है। ये बात व्यक्ति को, पेशेंट को हमेशा समझ आती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मन नहीं मान रहा होता है, तो बार बार चेक करना पड़ता है। ऐसे चलता रहा। बाद में जाके जब उनको समझ आया कि क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और उनको अपने ऊपर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, तो साथ में कुछ डिप्रेशन के सिम्टम भी आने शुरू हो गए। मन उदास रहने लगा, चिड़चिड़ापन होने लगा, दिन भर इन्हीं चीज़ों में टाइम वेस्ट होने लगा, काम में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती चली गई, घर वालों से लड़ाई होने लगी। घर वाले बोलते थे कि तू नाटक कर रहा है, तू बेकार के परेशान करने के लिए काम कर रहा है। घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें दुकान पे जाने का मन ही नहीं है, इसलिए तुम ये सब नौटंकी कर रहे हो, और घर वालों से भी एक तरीके से रस्साकशी होने लगी। बट ये बात किसी को समझ ही नहीं आई कि इस तरीके की बीमारियां भी होती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कहानी, ये 2-3 मिनट की, ये एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है बीमारी की, जिसका नाम OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये जो पेशेंट थे, इनको हम जो बोलते हैं मेडिकली पैथोलॉजिकल डाउट, उनको उस टाइप का OCD था। OCD कई टाइप का हो सकता है। कुछ लोगों को बार बार हाथ धोना पड़ता है, कुछ लोगों को बार बार नहाना पड़ता है, कुछ लोगों को बार बार सफाई करनी पड़ती है, कुछ लोगों को भगवान के खिलाफ विचार आते हैं, कुछ लोगों को कुछ सेक्सुअल विचार आते हैं, कई बार परिवार वालों के बारे में आपत्तिजनक विचार आते हैं। कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, बट इन पर्टिकुलर पेशेंट को OCD था, पैथोलॉजिकल डाउट वाला, और साथ में डिप्रेशन के लक्षण थे। तो ये OCD होता क्यों है? अब देखिए, साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन में एक सर्किट है,
एक सर्किट है जिसको मेडिकली बोलते हैं CSTC सर्किट, कॉर्टिको स्ट्राटो थैलेमिको कॉर्टिकल सर्किट। कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये एक लूप सा है, और यदि कोई विचार इसी लूप में फंस जाए तो फिर वही विचार दिमाग में बार बार आने लगता है। ये एक मोटा मोटा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्किट इन्वॉल्व होता है और ये विचार बार बार आने लगते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे बेफिजूल के विचार आते हैं और सबको आते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में एक मान लीजिए एक फ़िल्टर सा है जो कि इन बेकार के विचारों को आपके मन के अंदर तो रहने देता है बट मन के ऊपर नहीं आने देता। इस टाइप के विचार बेकार के आते रहते हैं बट आपके दिमाग में नहीं आ पाते, अंदर छुपे रहते हैं। अगर वो फिल्टर मैकेनिज़्म ख़राब हो जाए तो फिर ये विचार आपके दिमाग में आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन नाम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों को लेके। उसकी लेवल्स की कमी होने की वजह से दिक्कत होती है। और ट्रीटमेंट क्या रहता है, ट्रीटमेंट में भी हमें वही करना है, जो प्रॉब्लम हुई है उसको ठीक करना है। ट्रीटमेंट के आमतौर पे 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, मेडिसिन्स। दूसरा पार्ट होता है काउंसलिंग का, जिसको हम साइकोथेरेपी बोले तो बेटर रहेगा। तो मेडिकेशंस में हमें क्या करना होता है, सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हुई है तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जो कि सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा पाएँ। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या कुछ ऐसा खा सकते हैं हम क्या जिससे सेरोटोनिन के लेवल बढ़ जाएंगे, या फिर सेरोटोनिन की गोलियाँ खाने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा क्या। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। देखिए आप जो भी चीज़ खाते हैं वो आपके पेट में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से ब्लड में जाती है, ब्लड से चीज़ों को ब्रेन में जाना है। अब आप कुछ भी जो खा रहे हैं वो आपके ब्रेन तक पहुँच नहीं पाता। ब्रेन से ब्लड से ब्रेन में चीज़ें बहुत कम पहुँच पाती हैं, क्योंकि एक बैरियर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आप ऐसे ही कुछ भी खा लें और वो आपके दिमाग में पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो मेडिकेशंस दी जाती हैं जिसको हम SSRIs बोलते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये मेडिसिन भी ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में सेरोटोनिन डाल रही हैं। इनका काम क्या है, आपकी बॉडी में आपके ब्रेन में जो ऑलरेडी सेरोटोनिन बना हुआ है उसको ब्रेक होने से रोकना। इस तरीके से लेवल सेरोटोनिन के बढ़ा पाती हैं। आर्टिफिशियल सेरोटोनिन दवाइयाँ भी नहीं डाल पाती हैं। तो इन दवाइयों का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि इन दवाइयों का असर आने में कई बार समय लगता है। कुछ लोगों में 2 हफ्ते लगते हैं, कुछ में 4 हफ्ते लगते हैं, कुछ में 6 हफ्ते लगते हैं, कुछ में 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। और होता क्या है कि मरीज़ दवाई खाए जा रहे हैं पर उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो कई बार लोग परेशान होकर दवाई बंद कर देते हैं। 1-1.5 महीने बाद जब असर आने का टाइम शुरू होता है उस टाइम तक दवाई बंद हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं करनी होती है। और दूसरी बात यह है कि इन दवाइयों का जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है। आमतौर पे OCD के सिम्टम कई सालों से चले आ रहे होते हैं बिफोर लोग डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं, और जो बीमारी कई सालों से चली आ रही है उसका ट्रीटमेंट कुछ साल तो चलेगा। आमतौर पे हम बोलते हैं 1 से 2 साल तक तो चलना ही चाहिए। दूसरा पार्ट होता है साइकोथेरेपी का, जिसको हम काउंसलिंग भी बोलते हैं। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है OCD में कि व्यक्ति को अपने मन के विचारों को और OCD के विचारों को अलग करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि जिसके मन में थॉट आ रहा है कि जाके शटर चेक कर लो फिर से। अब उसको अपने आप को ये बोलना आना चाहिए कि ये जो थॉट है ये मेरा थॉट नहीं है, ये OCD की बीमारी वाला थॉट है, और इसलिए इस थॉट पे मैं एक्शन नहीं लूँगा। नॉर्मल थॉट को और OCD के थॉट को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार हम बोलते हैं लेबलिंग द OCD थॉट, कि ये थॉट मेरा है ही नहीं, तो बीमारी की वजह से थॉट है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके अलावा एक थेरेपी होती है जो कॉमनली यूज़ की जाती है, जिसको ERP कहते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। उस थेरेपी का जस्ट ये रहता है कि जो चीज़ों से आप डर रहे हैं उन चीज़ों को आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सपोज करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप एक्सपोज करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके माइंड को आदत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके सिम्टम्स कम होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति बाहर निकले और इनके मन में थॉट आया कि शायद गैस बंद नहीं हुई है। अब अपने आप को बोलना है कि नहीं, गैस बंद हो गई थी और ये OCD का विचार है, मैं चेकिंग नहीं करूँगा। कई बार जानबूझ के अपने आप को ऐसी कंडीशंस में डालना जहाँ पे वो थॉट आ पाए। मतलब फादर को मना करके खुद से ही ताला लगा दिया, इससे लगा दिया क्योंकि ताला लगाने पे थोड़ी एंग्जाइटी होगी और उस एंग्जाइटी को झेलना है बिना चेकिंग किए। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो जो कंपल्जन्स इसको हम बोलते हैं, जो ये चेकिंग वाली चीज़ें हैं, ये कम होना शुरू होती हैं और बाद में ऑब्सेशंस भी कम होती हैं। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि मन में विचार आया और विचार को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने जो भी बिहेवियर किया, जब जब आप उस बिहेवियर को करेंगे तब तब आप अपनी बीमारी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जब जब आप उस बात को बिहेवियर को नहीं करेंगे, अपने विचार के खिलाफ जाएंगे कि हाँ खुला है तो खुला रहने दो, मैं नहीं चेक कर रहा, तब तब आप बीमारी को कम करेंगे।
बट इसको एक प्रॉपर तरीके से करना होता है, मेडिकेशन के सपोर्ट से करने का फ़ायदा ज़्यादा रहता है। और इसीलिए जब भी इस प्रकार की दिक्कत किसी को होती है तो हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि जाके एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होगी और साथ में काउंसलिंग भी शुरू होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन इंप्रूवमेंट लेके आएगा। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को इस तरीके की दिक्कत है, परिवार वाले को इस तरीके की दिक्कत है, तो उसको सिर्फ डांटने से कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी व्यक्ति ये सब चीज़ें अपनी खुशी से नहीं करता है। ओसीडी के व्यक्ति से पूछिए तो उसको उसके दिल का जो दर्द होता है, उसके दिल का जो परेशानी होती है वो वही जानता है। तो कोई भी इसको जानबूझ के नहीं करता है, और ये एक प्रॉपर बीमारी है, और बीमारी है तो इसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ बता पाया हूँ ओसीडी के बारे में। और यदि किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा जानते हैं तो उसको आप जिस भी शहर में रहते हैं उसमें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।